ही हूँ सर। कौन बोल रहा है? एक तो पहले हाथ खड़ा करो। अच्छा, आप ही बोल रहे थे? मुझे लगा उधर से आवाज आ रही है। हाँ बोलिए, एक मिनट। फर्स्ट सवाल डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम लोग ऑनलाइन में भी। दिस इज वेरी सिंपल यार। लेट अस टेक z कॉमन। आर यू गेटिंग दिस इंग्लिश? Okay, then when you take z common, inside is z square plus 1, and z equal to 0 or z square plus 1 is 0. So if z is 0, z is 0, and if z square plus 1 is 0, then z is plus minus iota. And now it is asking about which of the following must be true on the complex plane. So real part z less than 0. I don't think कि तीनों ही केस में ये ट्रू है। ठीक है, फिर then is real part z is 0. Oh, इट फील सो वाओ। मेरे ख्याल से ये सही लग रहा है मुझे। इमेजिनरी पार्ट z इज 0, तीनों के लिए नहीं है। और z की पावर बोल रहा हूँ, पावर 4 इज 1, तो 0 वाले केस में तो पावर 4 1 नहीं हो पाएगा। 0 की पावर 4 क्या होता है यार? 0 है क्या? वेरी क्विक। अच्छा, और कोई पार्ट बी में 1 to 5 ऑनलाइन से भी कोई संदेह, प्रश्न, डाउट हो तो बताएंगे। पार्ट बी 1 to 10। 8 से पहले, बिफोर 8। 8 में क्या कह रहा है? 8 तो ऐसे है तो सिंपल ही सा, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग z क्यूब इक्वल टू z बार। तो z क्यूब इक्वल टू z बार के बारे में अगर हम बात करें कि सॉल्यूशंस निकालना है, तो देखो वैसे देखो पहले हम लोग x वाले इक्वेशन भी सॉल्व करते ही थे, जिसमें x में इक्वेशन है और छोड़ भी देते थे, ऐसा कोई है दिक्कत नहीं। तो सेम हम यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर सॉल्व करने की इच्छा अगर कहीं से जागृत हो रही हो, तो एक चीज पहले जरूर देखना चाहिए हमेशा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, कि सबसे पहले उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस निकाल लो जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। मतलब समटाइम्स इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उसका मॉडुलस क्या होगा। समझ में आ गया? तो ऑलवेज अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी, मतलब डेफिनेटली कि इक्वेशन को देखो नहीं, और दूसरे स्टेप में हम इस चीज को इंश्योर करें कि हम मॉडुलस अगर निकल रहा हो तो उसका मॉडुलस निकालें। मतलब जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उसका मॉडुलस। उल्टा नहीं सोचना है कि मॉडुलस अगर कुछ आ गया तो सबके सब उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, नहीं। तो जैसे यहाँ पे मॉडुलस निकालना बड़ा आसान है। अब बोलोगे सर कैसे? दोनों साइड मॉड ले लेते हैं, जेड से डिवाइड कर दें, कर लेंगे आज, नहीं तो कल कर लेंगे। तो ले लेंगे मॉड ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ जेड क्यूब इज जेड के मॉड का क्यूब पढ़ा, जेड की पावर एन का मॉड, मॉड ऑफ जेड की पावर एन। हाँ प्रॉपर्टी पढ़ाई है, ठीक है ना, भूलते रहना अपन को। तो मॉड जेड क्यूब, उधर क्या आएगा, मॉड जेड बार, और मॉड जेड बार इज एक्चुअली मॉड जेड। अब ये देखो, ये रियल नंबर में इक्वेशन आ गई। अगर मॉड वोड देख के घबराहट सी हो रही हो, अंदर से लग रहा हो कि एकदम सर उल्टी हो, तो आप इसमें मॉड जेड को आर रख लो, समझ में आएगा। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आर क्यूब इक्वल टू आर, तो आर रियल नंबर है, अब समझ में आएगा। तो आर इक्वल टू या तो 0 या फिर आर स्क्वायर इक्वल टू 1 में। अब ऐसा नहीं कि -1 ले लेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है वो फिर, ठीक है ना। तो मान लें कि आर रियल है तो दूसरा केस क्या होगा, 1। यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे उनकी मॉडुलस वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जिनकी मॉडुलस वैल्यू 1 होगी सबके सब सेटिस्फाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमने अभी इक्वेशन के एक पार्ट को ही डील किया कि हमने सिर्फ मॉड के लिए किया। मतलब आप समझ रहे हो ना, अपन ने इसको नहीं सॉल्व किया, अपन ने इसको सॉल्व किया, इन्फर किया ना। तो हम क्या बोले कि अगर इस इक्वेशन की बात करते तब तो यही है, लेकिन हमें तो इस इक्वेशन की बात करनी है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ठीक है, मॉड जेड इज 0, तो द ओनली सॉल्यूशन फॉर जेड इज 0, नो प्रॉब्लम। और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसको आप रख के देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब मॉड जेड 1 है तो इसमें तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो सब नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया। लेकिन जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका मॉड क्या है, 1। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों साइड, अब जो तुम लोग कह रहे थे कि z से मल्टीप्लाई कर लो सर, वो कर लेता हूं। तो z से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मॉड जेड स्क्वायर हो गया, दैट इज 1। तो z की पावर 4 इज 1, 4 वैल्यूज ऑफ z।
वैसे तो निकाल सकते हैं, बाकी इक्वेशन से ही दिख रहा है कि 4 डिग्री की इक्वेशन है तो 4 नंबर्स होंगे, बाकी हम लोग 1 -1 आयटा और माइनस आयटा, समझ में आएगा? तो मेरे ख्याल से और एक 0, तो टोटल कितने आ जाएंगे 5। इनफैक्ट आप इसके जनरल इक्वेशन को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि अगर z की पावर n इज z बार, तो फिर से सेम मेथड से जाओगे, यू विल सी द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन विल बी n+2, क्योंकि फिर से वही मॉड लोगे तो मॉड z इधर 0 और 1, तो z की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, और फिर z से मल्टीप्लाई करोगे तो z की पावर n+1 इज 1, तो उससे n+1 रूट्स आएंगे, और एक 0 आ गया तो टोटल कितने आएंगे n+2। और कोई सवाल है टिल 10 ऑनलाइन में? किसी को 10 तक देना हो, 10 तक जल्दी दे, 10 तक। चलिए रख रहे हैं, लीजिए बेटा। और क्या था क्लास में? कुछ था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं था। कहां तक पढ़ाया था? क्वेश्चंस कर रहा था शायद। इमेजिनरी इनइक्वालिटी, अच्छा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मुझे लगा इमेजिनरी इनइक्वालिटी, मैंने नया चीज पढ़ा दिया मैंने कल। अच्छा, उसमें हमने मैक्स और मिनिमम तो प्रूव कर दिया था मुझे लग रहा है, हम बस वो चाह रहे थे देखना कि कंडीशन जो इक्वालिटी वाली है वो कब आएगी, राइट? तो उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हमने जब z1 + z2 का मैक्स निकाला था, तो दैट वाज लाइक मॉड्यूलस ऑफ z1 + मॉड्यूलस ऑफ z2, यहां तक हम लोग साथ साथ थे। और फिर हमने बोला था कि ये कंडीशन कब बन रहा था, cos θ1 - θ2 = 1 पे। और z1 हमने देखा था क्या था, r1 e⁻θ1, एंड z2 वी हैड टेकन एज r2 e⁻θ2। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि ये 1 कब होगा, तो कुछ नर्सरी क्लास के बच्चों ने चिल्ला के बोला था 0, ठीक है? तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जनरल बात करेंगे, ठीक है? और थोड़ा क्या हो गया बेटा, रख क्या कुछ दिक्कत आ रही है? ग्रेविटी ज्यादा फोर्स लगा रहा है क्या चेहरे पे? लग रहा है रोकना पड़ रहा हो, ये तो गिर जाएगा। हाँ ठीक है ना, माउस ड्रॉप तो नहीं होने वाला? कुछ सोच रहे थे क्या? बताओ बताओ। ऐसे लग रहा है सोचता ही होता है। क्या सोच रहे थे बताओ, खड़े हो जाओ। किसको? अरे इस समय क्यों हंस रहे हो? हाँ, कॉपी को देख रहे थे। अच्छा अच्छा, देखो कैसा लग रहा है देख के? अच्छा लग रहा है? उदास लग रहा है कुछ, जबरदस्ती बुला लिया क्या? हाँ नहीं, हाँ सो रहा होगा मुझे लग रहा है, सो रहा था। तो तुम ही ने तो बोला था कि सर ऑफलाइन, अब देखो ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन रहता तो सुतल रहता, क्या दिक्कत है? चिल, रात में उठ के फिर वीडियो देख लेता। पहले दूटो यूट्यूब वाला लगाता मोटिवेशन, हम करके दिखाएंगे 100% सिलेक्शन, ऐसे वाला देख लेता 2-4, और फिर क्या, रे लाओ रे अन्ना सर का कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लाओ। ए बेकार, फिर से लगाओ। हाँ ठीक है ना, मुंह धो क्या जाओ, लाइफ बॉय लाए हो। पहले लेंगे cos अगर 1 के बराबर हो रहा है तो θ1 - θ2 किसके बराबर हो जाएगा, 2n π, ठीक है? तो अब जैसे मैंने मान लो कि सपोज कर लो z2 को फिक्स कर दिया, z2 इज एट सम एंगल θ2, z2 हम लोग बोले कॉम्प्लेक्स नंबर है और r2 इज द मॉडुलस, और θ2 हमने क्या कह दिया कि इसका क्या है, मॉडुलस, ठीक है? अब यहां से देखो, अगर हम बात करें θ1 के लिए तो दिस इज 2nπ + θ2, ये फिक्स कर दिया मैंने θ2 को, ठीक है ना? तो n को जब तुम चेंज करोगे तो फर्स्ट टाइम सपोज इफ यू टेक n एज 0, तो θ1 इक्वल टू कितना होगा दोस्त, θ2। यानी कि जो z1 होगा, क्या ये ओरिजिन और z2 को जो ज्वाइन करने वाला रे है, ठीक है ना, पीछे की साइड नहीं, नॉट ऑन दिस साइड, हम लोग बोल रहे हैं कि इधर की साइड, मतलब मॉडुलस डिपेंडिंग अपॉन z1 का मॉडुलस, ठीक है ना? तो हम लोग बोल रहे हैं कि दिख रहा है कि z1 भी इसी पे कहीं ना कहीं इधर होगा। ऐसा तो नहीं लग रहा है सर इस साइड भी तो आ सकता है, नहीं,
इस साइड आने का मतलब θ2 प्लस पाई पे आ रहा है वो, फिर समझ में आ रहा है क्या? तो इस चीज को अपन पहले फील करेंगे। जो Z1 है, अगर हम बात करें कि अगर मैंने Z2 को फिक्स कर दिया, Z2 आई हैव फिक्स, R2 इज सम मॉडुलस, θ2 इज सम एंगल आर्गुमेंट, सही है क्या? और हमने बोला कि अब n की वैल्यूज वेरी करा करा के देखना चाहते हैं, तो 0 जब रखा मैंने, तो मुझे लग रहा है कि θ1 इज सेम एज θ2, मतलब जो भी आर्गुमेंट Z1 का आएगा वो θ2 के बराबर ही होगा, मतलब Z1 भी इसी लाइन पे कहीं ऊपर नीचे हो रहा होगा। डिपेंड अपॉन मॉडुलस Z1 इज ग्रेटर देन मॉडुलस Z2 इक्वल और लेस देन व्हाटएवर, हम लोग बोलते हैं Z1 लोकेट हो जाएगा, ठीक है ना? व्हेन यू पुट n इक्वल टू 1, दिस इज गोइंग टू बी θ1 इक्वल टू 2 पाई प्लस θ2, तो θ2 और प्लस 2 पाई, तो 2 पाई करोगे तो सीधा इसी पे फिर से आ जाएगा। यानी एवरी टाइम यू ऐड 2 पाई 2 पाई 2 पाई और सब्ट्रैक्ट 2 पाई, हम लोग हो सकते हैं Z1 भी यहीं पर कहीं होगा, इसी साइड पे, समझ में आएगा? इधर अबव और बिलो, या उसी पे होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? मॉडुलस पे। लेकिन एक चीज तो बोल सकता हूं ना, एक चीज बोल सकता हूं कि ओरिजिन Z1 Z2 must be collinear, and one more specific thing कि Z1 and Z2 must be on the same side of origin, ऑपोजिट नहीं होगा। नहीं तो इसमें जरूर लिख लेंगे जब हम इस इक्वालिटी कंडीशन की बात कर रहे हैं Z1 प्लस Z2 के मैक्स की, ठीक है ना? तो यहाँ जरूर लिखेंगे एक लाइन कि हेंस ओरिजिन Z1 Z2 आर कॉलिनियर। नहीं समझ में पूछ सकते हैं, हेंस ओरिजिन Z1 Z2 आर कॉलिनियर and Z1 and Z2 are lying on the same side of origin, and Z1 and Z2 are lying on the same side of origin, origin, origin। एक बार लिखना। हो गया एक बार? अभी हम दूसरी चीज पे आते हैं, क्या? cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इक्वल टू -1। ये कब की बात हो रही थी कि हम लोग बोल रहे थे मिनिमम जब निकाला था Z1 प्लस Z2 का मिनिमम, राइट? तो वो आया था Z1 का मॉड माइनस Z2 के मॉड का मॉड, ऐसा दिख रहा है क्या? और इस केस में आया था, राइट? और हम लोगों ने बोला था क्या कि इस केस में θ1 माइनस θ2, कितना लिखूं बोलो? 2n plus 1 pi या 2n minus 1 pi, whatever you want to write you can write, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे θ1 is what? θ2 plus 2n plus 1 pi। now फिर से वही सेम काम करता हूं मैं कि Z2 को फिक्स कर देता हूं, R2 फिक्स, θ2 फिक्स, ठीक है? अब देखते हैं हम n की वैल्यूज रख रख के, ठीक है ना? तो n की वैल्यू जैसे 0 रखो तो व्हाट इज θ1 इज θ2 प्लस पाई। तो जब बेटा तुम θ2 और प्लस पाई करोगे तो इधर की साइड हुआ ना फिर? नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, अगर नहीं दिख रहा है तो देख लेना ध्यान से, कि θ2 चला और फिर प्लस पाई करेंगे तो ये ऑपोजिट साइड में इधर कहीं Z1 मिलेगा। कोई बोले सर n की वैल्यू 1 ले लेंगे सर फिर तो अलग हो जाएगा। नहीं बेटा, आप देखिए फिर से θ1 इज θ2 प्लस 3 पाई, व्हेन यू विल सी θ2 प्लस 3 पाई, θ2 प्लस 2 पाई तो फिर से यही आ जाएगा, और प्लस पाई करोगे तो फिर से इधर ही आएगा। मतलब इस केस में भी ओरिजिन Z1 Z2 कॉलिनियर है, बट देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, कि हम लोग बोले Z1 and Z2 are lying on the opposite side of origin, तो ले लेना here also origin Z1 Z2 are collinear, here also origin Z1 and Z2 are collinear, but Z1 and Z2 are lying on the opposite side of origin, here also origin Z1 Z2 are collinear, but Z1 and Z2 are lying on the opposite side of origin। ठीक है जी, पक्का? अच्छा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को मैंने प्रूफ तो कर दिया, सबको दिखा दिया, कंडीशन भी बतला दिया, ठीक है ना? हम ट्रायंगल से भी इस चीज को देख सकते हैं, और ट्रायंगल में अगर कोई कंफ्यूजन आपको दिखता है तो फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस एक्सप्लेनेशन के साथ ही रहे, फिर आप ट्रायंगल मत देखें। तो
जैसे हमने लास्ट टाइम एक फोटो बनाया था इस तरह का कि जैसे ये Z1 था और ये ओरिजिन था और इस तरीके से हमने एक Z2 लिया था और इनको एडजेसेंट साइड्स मानते हुए हमने क्या ड्रॉ किया था, एक पैरेललोग्राम। आई होप लास्ट क्लास की बात है, अभी इतनी जल्दी ऑपरेट नहीं हुई होगी। और जैसे ये वाला ट्रायंगल देखो तुम, इसका लेंथ बोलो। हाँ, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी फिर ऐसे लिख दूं Z1 प्लस Z2 का मॉड। ये लेंथ बोलो, मॉड Z2। और ये तो देखना हम लोगों ने सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, नहीं, सम ऑफ टू साइड यानी मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज ग्रेटर देन Z1 प्लस Z2 का मॉड, एंड थर्ड साइड इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड। तो जब थर्ड साइड को लिखोगे ग्रेटर देन, तो आप समझ रहे हो ना कि एक इस तरह की इनइक्वालिटी बनी कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 ग्रेटर देन Z1 प्लस Z2 का मॉड, एंड Z1 प्लस Z2 का मॉड इज इन टर्न ग्रेटर देन मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का मॉड, क्योंकि उसका डिफरेंस लेना है हमारे को, ठीक है ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इक्वालिटी के लिए क्या हो रहा होगा, तो इक्वालिटी के लिए वही है कि फिर ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा। तो एक बार इक्वालिटी जब होल्ड करेगी, जब हम लोगों ने ओरिजिन Z1 Z2 कॉलिनियर होगा, आप देख लेना मैच करा के, जब इसको इधर लाओगे तो फील आ जाएगा आपको। और दूसरी बार जब ये ऑपोजिट साइड में लाई कर रहा होगा तब बनेगी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं Z1 प्लस Z2 के लिए जो चीज लिखता हूँ ना, वो Z1 माइनस Z2 के लिए भी, मतलब आई वॉन्ट टू से कि जो हमने लिखा है ना, ये हम इसके लिए भी सोच सकते हैं। जैसे अगर यहाँ कोई बोले सर Z1 प्लस Z2 का मॉड का आपने बताया, अगर Z1 माइनस Z2 का मॉड होता तो क्या सेम चीज लिख सकते हैं? आंसर इज यस, सेम चीज लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। अब बहुत सारे लोगों लग रहा है सर कैसे होगा, ये तो प्रूफ बहुत मुश्किल लग रहा है। कुछ नहीं बेटा, इसी में मतलब इसमें Z2 की जगह माइनस Z2 रख दो। हाँ, टफ है, आसान है, आसान है, आसान है। तो हाँ, ले क्या कि अगर यहाँ माइनस Z2 रख दोगे तो यहाँ Z2 के माइनस का मॉड हो जाएगा, यानी फिर से वही चीज आ जाएगी, समझ में आएगा। और इधर हम लोग बोले लेस देन इक्वल टू दिस, लेकिन यहाँ कुछ चेंज हो रहा होगा, तो बदला सकता है क्या चेंज हो रहा होगा। हाँ, क्या क्या चेंज हो रहा होगा, ऐसे मतलब कभी कभी ऐसे वो एक्सरसाइज करता है, तो हाँ बोलो भाई क्या चेंज हो रहा होगा। डेल्टा, अल्फा, गामा। ओ माय गॉड, किसके सेम साइड? हाँ, यस यस, हाँ बिल्कुल बढ़िया बैट्समैन है ये, मतलब अच्छा खेलता है ये लड़का। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बिल्कुल सही बोला, इक्वालिटी के कंडीशन में फर्क आ जाएगा, क्योंकि जब आप इधर की बात करोगे तब ओरिजिन Z1 और माइनस Z2 हो रहा होगा, तो यानी कि जो इधर था वो इधर हो जाएगा, जो उधर था इधर हो जाएगा, इधर उधर पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें समझ में आया क्या कुछ? तुम्हारे भी नहीं आया? पक्का है, देख लेना। तो यानी कि अब जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे थे ना अभी इधर वाली इनइक्वालिटी के लिए, कि ओरिजिन Z, नींद आ रहा है बेटा? हाँ वेरी गुड, सो जाओ। ओरिजिन Z1 एंड Z2 कॉलिनियर, अब मैं क्या बोलूंगा, ओरिजिन Z1 एंड माइनस Z2 आर कॉलिनियर। समझ में आ रही है बात? और ओरिजिन Z1 एंड माइनस Z2 मस्ट बी ऑन द सेम साइड। तो आप समझ रहे हो कि फिर हाँ वो एक्चुअली अपोजिट हो रहा होगा, क्योंकि ओरिजिन Z1 Z2 अगर तुमने सेम साइड ले लिया तो तुम अब क्या कहलाओगे, तुम सोच लो पहले। ठीक है, हमारे को क्या क्या चाहिए कॉलिनियर और सेम साइड पे, ओरिजिन Z1 और माइनस Z2। तो एक्चुअली Z1 और Z2 ऑपोजिट साइड होगा तो ही तो माइनस Z2 सेम साइड जाएगा। काफी ट्रिकी हो गया, आसान है। तो ऐसे ही जब उधर करोगे तो ऐसे जो उधर उल्टा था वो सीधा हो जाएगा, सीधा वाला उल्टा हो जाएगा, उल्टा सीधा, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है क्या? इस केस में माइनस वाले में क्या कंडीशन होगा ओरिजिन Z1 Z2 के लिए, ओरिजिन Z1 Z2 के लिए ध्यान सोच के बोलना, कोलिनियर होगा और ऑपोजिट साइड होगा Z1 Z2 ओरिजिन का। उधर वाले में यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, सही कह रहे हो क्या? आसान है क्या? ठीक है तो लिख लेना, सही कह रहे हो, मतलब ऑनलाइन में भी आसान है या थोड़ा कष्ट है? आसान ही है सर। आसान है, वेरी गुड, आसान है।
और दिक्कत लगे तो दूसरा टैब खोलना है, उधर वाईटी खोलना है और उसमें एक दो मोटिवेशन वीडियो देखना है फटाफट से, एकदम बोलो एकदम लगना चाहिए यस वी विल जीत जाएंगे हम, फोड़ेंगे हम। शाबाश, लड़का फुल्ली मोटिवेटेड लग रहा मुझे, बगल में रहा कर सांस में मत रहा, फोड़ेंगे फोड़ेंगे करता रहता है। सुबह फोड़ फाड़ दिया फिर बोलोगे, इंटेंशन पहले से बतला रहा है, फोड़ेंगे हम। लिख लिया सबने एक एक बार? हाँ एक एक बार लिखना है, प्रैक्टिस घर पे। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ मॉड जेड। Find the greatest and least values of mod z if find the greatest and least values of mod z if z minus 4 upon z का mod is equal to 2. Find the greatest and least values of mod z. Find the greatest and least values of mod z if लिखा हुआ है ना, z satisfies this condition. बता भाई, if z satisfies this condition, z minus 4 upon z का mod equal to 2. किसी का आया तो बता देंगे, दोनों आ जाए तब बताना। केकर आइल बा, मैक्सिमम कितना बा? 1 प्लस अंडर रूट 5 और मिनिमम लागता कैसे नहीं? देख लो, लगा था कि और कोई तरीका बा तो देख लो ढूंढ के। सर मैक्सिमम 1 प्लस रूट 5। ले मिनिमम 4/3 मैक्सिमम 8। सुपर, क्या कॉन्फिडेंस लड़का। कुछ अपना घर का टेक्निक यूज किया क्या? हल्दी वल्दी दूध जो कल बताया था, जो कल बताया था उसी को यूज किया क्या? अच्छा अच्छा, जो कल क्या बताया था मैंने? तो वो आपको ने सर्कल में बताया था कि एक पॉइंट p है, मान लीजिए अगर कोई रेशियो के बराबर है तो जो z होगा, अगर वो k1 के बराबर नहीं होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, तो जो पॉइंट होगा वो आपको ने सर्कल पे करेगा। मतलब ये यहाँ पे कैसे लगाया उसको? क्वेश्चन गलत है ये क्वेश्चन ही गलत है, मुझे भी लग रहा है। अच्छा तूने गलत लिखा है, हो जाता है यार, सब चलता रहता है। z माइनस 4 अपॉन z का मॉड लिख लिया क्या? z माइनस 4 अपन होल z। हाँ ठीक है। कुछ बच्चे लग रहा है डिस्कस करके भी निकाल रहे हैं आंसर। जेई वाले ऐसे क्यों नहीं करते हैं यार कि मतलब 3-4 के ग्रुप में एग्जामिनेशन दो तो ठीक रहे, ऐसे करके कुछ करना चाहिए ना उनको भी, कुछ उनको भी तो कुछ नया लाना चाहिए ना यार। उनको भी यूट्यूब वीडियोस देख देख के मतलब थोड़ा मोटिवेट होना चाहिए यार, कि बच्चों के लिए अपन कुछ करें यार, कम से कम 4 के ग्रुप में दो, चारों का एक साथ आईआईटी हो, ऐसा कुछ मतलब। चेंज ही नहीं हो रहे यार, गलत है यार। समय के साथ तो सबको बदलना पड़ता है, इन्होंने सिर्फ पैटर्न बदल दिया बस। हेलो सर। तो सलमान खान को सांप ने काट लिया, तुम्हें पता चला? नहीं पता? सर सांप का पता नहीं यार।
मुझे लगा कुछ देर में उनको उसको ढूंढ के लाएंगे, बोले माफी मांग। ऐसे कैसे काट के गया तू? कुछ बोल रहा है क्या बच्चा? हाँ बता भाई, बता, तू भी बता, अपने शेयर कर एक्सपीरियंस। अरे तू भाड़ में जा, उससे पूछ रहा हूँ मैं। कुछ बोल रहा है ना वो तेरे बगल वाला दोस्त, कान में कुछ बोल रहा है करके। नहीं ये बगल वाला नहीं। हाँ तू बोल। सर मिनिमम 0 मिनिमम रूट 5 कौन सा गाना था यार? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ और कुछ मन भर सर, गया तो हेलो। बोलो, डिस्कस करें। मन भर गया? ऑनलाइन में मन भर गया या ट्राई और करना है? सर मैक्सिमम 1 + √5 और मिनिमम -1 मिनिमम -1 + √5 मिनिमम -1 + √5 ना? हाँ ठीक है। हाँ -1 + √5 एंड √5 -1 बोथ आर आई थिंक मतलब सिमिलर ही है। अब एग्जैक्ट का तो नहीं पता मुझे। √5 की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। मान लो इधर है और टेम्परेचर ज्यादा है तो हो सकता है वैल्यू अलग हो, और उल्टा हो गया तो फिर मतलब हो सकता है उधर जाके वैल्यू कुछ मतलब गर्म और ठंडे पे भी डिपेंड करता है ना, ठीक है ना? तो देख ले बेटा, उसके हिसाब से चेक कर लेना एक बार। बाकी तो मुझे लग रहा है सिमिलर ही है। तू कुछ बोलना चाह रहा है क्या? कोट वोट तो बढ़िया पहना है, दिखा यार। क्या पहन के आया? अच्छा जैकेट है क्या? स्मार्ट। अच्छा तो हम लोग लें कि Z1 - Z2 वाला लग जाएगा शायद। Z1 - Z2। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं आप, तो देखो बेटा इसमें हम क्या करने वाले हैं, Z1 को रखने वाले हैं Z माइनस, Z1 को क्या रखने वाले हैं Z, और Z2 को रखने वाले हैं -4/Z। क्या रखने वाले हैं? -4/Z। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ इसको लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z प्लस, बोलोगे प्लस प्लस -4/Z का मॉड भी तो यार 4/mod Z ही होगा। अब किसी को लग रहा है ऊपर mod 4 ही होगा, ठीक है ना? तो ये चीज उधर से दिख गई सबको, और इधर की साइड बोलो mod Z -4/mod Z का होल मॉड। किसी को नहीं समझ में आया तो बिल्कुल हैंड रेज करके पूछ सकता है, अपना मतलब हैंड रेज करें। हाँ ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज वैल्यू 2 के बराबर है, बीच वाली वैल्यू नहीं। अब ये 2 के बराबर है, और इसको चाहो तो तुमको अगर देखने में बहुत खराब लग रहा है कि सर मेरे को बिल्कुल इसकी शक्ल पसंद नहीं है, तो तुम इसको R लिख लो, वेयर R इज mod Z एक्चुअली, ठीक है? और इधर की साइड हम लोग बोल रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ R - 4/R। R इज अ रियल नंबर, R इज अ रियल नंबर। अब मेरे को कोई पूछे कि सर इधर वाला साइड, तो मैं बोलूंगा इधर वाला साइड हमेशा सेटिस्फाइड है, खुश है अपनी जिंदगी में वो। कैसे? क्योंकि इसमें AMGM लग सकता है। अब बोलोगे इसमें सर कॉम्प्लेक्स नंबर में AMGM लगा रहे हो सर, आप कैसे अपराध कर रहे हो? ये रियल नंबर है नहीं है, और पॉजिटिव भी है, ठीक है? तो इस पे अगर लगाओगे AMGM तो 4 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा होगा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन सर, वेरी गुड। तो उन्होंने अगर 4 से बड़ा है और कोई पूछ रहा है 2 से बड़ा कब होगा, तो उन्होंने ऑल विच, जब ये 4 से बड़ा है, नहीं 4 या 4 से बड़ा है तो 2 से तो बड़ा हमेशा ही होगा। तो ये तो बिल्कुल मस्त है, इसके बारे में अपन को नहीं सोचना है। ये घर का वो बेटा है जो कमाता है, तो माँ बाप को इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना? अब हम लोग बोलेंगे क्या कि इधर वाली साइड पे आते हैं। अब ये फिर वही है mod x, नहीं हाँ नेगेटिव भावना मत ले आना। mod x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू -2 से 2, ठीक है ना? यहाँ पे बच्चे जल्दी से ट्रिक खेल लेते हैं, बस उनका ट्रिक हो जाता है। तो हमने क्या कि mod z लेस देन इक्वल टू 2, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब mod z नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैं गलत बोल रहा हूँ। mod x इज लेस देन इक्वल टू 2 इज x -2 से 2। यही समझ में आ रहा है ये ऐसा क्यों लिख रहा है? वो बोले सर उस दिन तो बताया था कि ऐसा नहीं लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। रट्टा नहीं माना है, ये रियल नंबर है नहीं। हाँ डिफिकल्ट है थोड़ा सा। अच्छा आसान है। तो हम लोग रहे कि जब इसको अपन सेटल करेंगे, इधर वाली साइड को पहले सेटल कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। तो r² + 2r - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर वाली साइड से, और इधर वाली साइड से r² - 2r - 4 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, या कोई एक सेटिस्फाई हो जाएगा तो काम चल जाएगा? यानी दोनों का क्या लोगे? आसान है।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस √5 एंड लेस देन इक्वल टू -1 माइनस √5। तो ये वही r इसको देके बोलेगा एम आई जोक टू यू। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये तो गया, क्योंकि r इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। अब कहीं ऐसा नहीं कि बाहर r मिल गया सर, वो फिजिक्स में आया था r, ठीक है ना, देख लेना। अब इधर की साइड सोचो, r की वैल्यू मुझे लग रहा है वही जो तुम लोग बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 1 माइनस √5 से 1 प्लस √5। अब दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, तो ये बोल रहा है √5 माइनस 1 से बड़ा, और ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक, तो यानी अल्टीमेटली r क्या आएगा, √5 माइनस 1 से √5 प्लस 1। दिस इज द रेंज ऑफ r। तो अब मॉड z की लीस्ट वैल्यू बहुत ट्रिकी है। मॉड z की लीस्ट वैल्यू इज √5 माइनस 1 और ग्रेटेस्ट वैल्यू इज व्हाट, √5 प्लस 1। तो कुछ खास नहीं है, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो पहुंच ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा, वो 8/3 4/3 का कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं समझ में आया? अरे पूछ ले यार, ऐसी क्या बात है। हाँ चिप्स मंगाऊं? नहीं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब और भी तरीके बतला देते तो बच्चे क्या है ना, परेशान हो जाता है कि सर हमारे बस का नहीं है सब। मतलब एटलीस्ट देखो, तुम्हारे पास कुछ नई सोच नहीं है तो कम से कम इतना तो है, इससे तो निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बस इसलिए कर दे रहा हूँ मेथड की यार मैं ना भूल जाऊं, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो कोई ऐसे वैसे तो नहीं सोचेगा ना कि सर हमारे सिलेक्शन के उस पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। बस ये इंटेंशन है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो उसको देख के घबराना नहीं, अगर वो नहीं भी आता है तो ये तो आता ही है ना, इससे तो निकाल ही लोगे, आईटी तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ आईटी नहीं होगा, इससे नहीं होगा। किससे होगा? गलत लिख के सवाल। अच्छा वैसे आईआईटी इतना आसान नहीं है, यूं कह रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा, ये अलग फ्रेम में चल रहा है, इसका अपना स्यूडो फोर्स लगा हुआ है। ये अलग ही चल रहा है। मतलब तुम कह रहे हो कि ये सवाल आया और हमने इसे सॉल्व किया, हमारा आईआईटी नहीं हुआ। मतलब गजब हो यार, बहुत ही वाहियात हो यार। ऐसा टीचर बोलते हैं दूसरे वाले, नहीं अपन तो ऐसा बोलते ही नहीं। मतलब ये तो हद ही हो गई यार। मतलब कह रहा है कि सवाल आया, जेई ने ऐसा सवाल पूछा और अपन ने ऐसा किया तो हमारा आईआईटी नहीं हुआ। ओह माय गॉड। तो हमने कि z माइनस 4 अपॉन z का जो मॉड है दैट इज इक्वल टू 2। अगर ये सब नहीं चमके कि सर ये कब करते हैं, क्यों करते हैं, संडे को करते हैं, मंडे को करते हैं, अगर ऐसा लग रहा हो, अंदर से फील आ रही हो, तो छोड़ देना ये सब मेथड, ठीक है ना। बस अपन ये वाले फोकस करें जो अपन ने ये बतलाया बेसिक तरीका। अभी क्या होता है कि अपन के पास जैसे वेक्टर में भी जब पढ़ोगे तो किसी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है तो यू विल हैव टू टेक स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ऐसे करके हम लोग करते हैं, समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी एक्चुअली उसी तरह का कुछ दिख रहा है कि z माइनस 4 अपॉन z मस्ट बी सम काइंड ऑफ वेक्टर, और उसका मॉडुलस क्या दिया हुआ है 2। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, अगर कुछ बच्चों ने किया भी होगा, हालांकि 3-4 स्टेप लिखने छोड़ दिया होगा, वो एक अलग बात है। तो तुमने किया है, गुड। कितने स्टेप पे छोड़ा? 3 स्टेप है, ये बहुत समझदार है। चौथा नहीं लिखूंगा मैं। अच्छा ताले कि mod z square is going to be what, z minus 4 by z and z bar minus 4 upon z bar equal to 2। देख लो एक बार, 4 होगा सर। 2 का स्क्वायर दैट इज 4 ऑफ कोर्स, ठीक है। एक तो मैंने क्या कहा कि अपन z बार जो भी है क्वांटिटी, या z को पहले तो मान लेते हैं r e की पावर आइटा थीटा। तो इसमें एक टर्म ये बनेगा z बार इज r स्क्वायर, फिर एक टर्म ये बनेगा दैट इज 16 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। फिर एक टर्म दोस्त ये वाला बनेगा और एक टर्म ये वाला बनेगा। सुनते रहना ध्यान से, दोनों टर्म माइनस के साथ स्टार्ट होने वाले, दोनों टाइम माइनस है। तो अगर हम उधर ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 4z बाई z बार प्लस उधर
4 जेड बार अपॉन जेड, उधर जाके प्लस, तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या होगा जेड अपॉन जेड बार प्लस जेड बार अपॉन जेड। तो जेड अगर ये है तो बार क्या है, मतलब सॉरी जेड बार क्या है, गलत आंसर दे दोगे यही। तो जेड अपॉन जेड बार क्या है, जेड अपॉन जेड बार क्या है, ई की पावर आयटा 2 थीटा। लिख के दिखाऊं, हैंडराइटिंग अच्छी है मेरी, हाँ लिख के दिखाऊं, हाँ तो z अपॉन जेड बार लिखोगे तो r का कटना तय है और e की पावर आयटा 2 थीटा। जैसे उल्टा लिखोगे z बार अपॉन z, e की पावर माइनस आयटा 2 थीटा। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में टर्म्स अपीयर करे जैसे z अपॉन जेड बार या z बार अपॉन z, तो देखे ना भयभीत हो जाना, बहुत डर लग रहा है मेरे को, तो मतलब बहुत सिंपल मतलब एक्सप्रेशंस हैं। अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कभी इन सब चीजों को देख कर डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ तो यानी कि क्या हो गया 2 cos 2 थीटा, क्योंकि e की बार मैं आ रहा हूँ, e की बार आयटा 2 थीटा प्लस e की बार माइनस आयटा 2 थीटा। चलो बेसिक से करते हैं, cos 2 थीटा प्लस आयटा sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस आयटा sin 2 थीटा। किसका मतलब क्या कटा, आयटा sin 2 थीटा, क्या डबल हुआ 2 cos 2 थीटा। वेरी गुड बच्चों, तो यहाँ पे ऐसे लिख दूं 2 cos 2 थीटा, 42 नहीं हुआ, ये 8 हुआ, इनका प्रोडक्ट कितना हुआ 8, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा अपन देखें ध्यान से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है ये r का फंक्शन है, राइट हैंड साइड मैंने क्या रख दिया है थीटा का फंक्शन। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं r के रिस्पेक्ट में, तो 0 प्लस पे तो ये इंफिनिटी जाएगा, इसकी एक लोएस्ट वैल्यू आएगी जो हम एमजीएम से बतला सकते हैं ऑफ कोर्स 8 8 8 8 8 8 4 दुनिया, हाँ ठीक है 8, तो 8 आएगा और उसके बाद फिर ये फिर इंफिनिटी पे इंफिनिटी जाएगा। नहीं वैसे तुम लोग कैलकुलेशन सब पढ़ रखा है, ठीक है ना, और डिफरेंशिएट करके भी आप सोच सकते हो कि एक पार्ट तक इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू होगी 2 होगी ना आर की वैल्यू, तो 2 पे इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी आएगी 8, ठीक है ना। इधर की साइड का देखना, इधर मेरे ख्याल से थीटा की जब वैल्यूज आप चेंज करोगे तो मैक्स इसकी वैल्यू क्या आ सकती है 12। तो यानी जब मैं बोल रहा हूं कि अपन ने कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसके थीटा के कोरस्पॉन्डिंग cos 2 थीटा 1 हुआ, तो दिस इक्वल टू 12, समझे ना, दिस इक्वल टू 12। एक्चुअली हमें r की लोएस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बतलानी है, राइट। तो थीटा के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही ना, क्योंकि हमें जो इक्वेशन दी हुई है उसमें 2 ही फंक्शन है, एक r है और दूसरा थीटा है। तो थीटा चेंज करा के ही तो r का मिनिमम मैक्सिमम आप सोचोगे। तो मैंने क्या किया कि थीटा को ऐसा सेट किया कि वो +1 पे चला गया, तो 12 पे आ रहा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये मान लो 12 वाली लाइन है, तो जब मैं दिस इक्वल टू 12 सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे r की कोई वैल्यू आएगी ना भैया, एक वैल्यू ऐसी आएगी जो ये वाला सॉल्यूशन दे रहा होगा r की, और एक ये वाली वैल्यू दे रहा होगा, राइट। इससे 2 सॉल्यूशन आएंगे। अब कोई बोले सर 4 आएंगे, तो 2 इधर के आएंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव वाले होंगे, क्योंकि अगर हम इधर भी कुछ बना देते हैं नहीं बन सकता है, लेकिन 2 इधर भी आते हैं, तो हम लोग बोले कि वो r की वैल्यू वो नहीं जमेगी हमारे को, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि r हमें पता है रियल है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो देख लेना, अभी सॉल्व करोगे तो अपने आप दिख जाएगा। अब ऐसी कोई थीटा की वैल्यू ली जिसके कोरोस्पोंडिंग राइट हैंड साइड की वैल्यू 12 से ऊपर आ जाए, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो क्यों सोचे, ठीक है ना, नीचे हो जाए, हो सकता है। तो मान लो जब मैंने नीचे के लिए सॉल्व किया तो मेरे पास जो वैल्यूज अब r की आ रही हैं, मुझे लग रहा है वो वैल्यूज प्रीवियस वाले केस के मिनिमम से बड़ा है और मैक्सिमम से छोटा है। जैसे हमारे को जो r की 2 वैल्यूज आएंगी, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू। अब की अगर नीचे वाली लाइन पे अपन ने पकड़ा इसको, तो ये वैल्यू से बड़ी वैल्यू यहां दिख रही है मेरे को, और ये वाली वैल्यू से छोटी दिख रही है। तो जब मैं r का मिनिमम मैक्सिमम सोचूंगा तो वो तो इसी लाइन पे मिल गया मुझे, क्योंकि जब भी मैं इस लाइन को नीचे खींच के लाऊंगा, हमारे को जो r का मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगा उस कोरस्पॉन्डिंग लाइन पे, वो हमेशा प्रीवियस वाले से मिनिमम बड़ा हो रहा होगा, मैक्सिमम छोटा हो रहा होगा, यानी इसी से सब आंसर आएगा। अब हम लोग बोले इसको सॉल्व करना, हम लोग बोले कि क्या आसान है, नहीं। तो हम लोग कि देखो r की पावर 4 - 12 r² इक्वल टू दोस्त क्या है +16 इक्वल टू 0।
तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखो 6 प्लस माइनस मुझे लग रहा है 144 है और उधर कितना है 64, तो रूट कितना हो जाएगा ये एक्चुअली क्या 72 ही होगा ना, नहीं 4 2 36 और प्लस 16 बोलो, हाँ 52 थोड़ी होगा, ये एक बार बताना ना कितना हो गया 144 और माइनस 96, ये बताओ कितना हो रहा है, ये 2 रूट, नहीं नीचे से मैंने 2 भी काट दिया ना, ये अरे चुप रहो तुमने 64 80 आ रहा है ना, तो 16 बचे 80, तो 4 रूट 5, तो 2 कट जाएगा तो 2 रूट 5 ये आएगा पक्का। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आर स्क्वायर की जब वैल्यू 6 प्लस 2 रूट 5 लोगे तो एक्चुअली रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, समझ में आ रहा है क्या। तो आर की कोई बोले प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो हम लोग क्यों बोलेंगे, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए एक वैल्यू रिजेक्ट हो गई यहाँ से। और जब 6 माइनस 2 रूट 5 लोगे तो वहां रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, और आर की वैल्यू वहां पे क्या आएगी रूट 5 माइनस 1, यानी दिख रहा है कि आर की लोएस्ट क्या आ गई और ग्रेटेस्ट आ गई रूट 5 प्लस 1, देख लेना ये हुई ना बात। नशा उतना तगड़ा हुआ होगा 3 मिला के कर रहा है काम, तो होगा ही। आंसर तीनों से है ना, मतलब तीनों से मिक्स है, मैंने ठीक है कोई बात नहीं। वैसे कहने मतलब बात करने का मतलब परिप्रेक्ष्य सिर्फ अटेंशन खींचना था या कुछ पूछना भी था, वैसा वाला तो कुछ नहीं है, डेल्टा वेल्टा निकालने वाला। हाँ तो फिर मैंने इधर देख लिया दोनों का प्रोडक्ट 4 होना चाहिए। किसका जो आंसर आएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दिया, Yes. किस में लगाया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब जेड की जगह अगर बनता है जेड की जगह अगर बनता है जेड की जगह 1/z रख दिया। हाँ देख लो आराम से देख लो, ऐसा मेरे को भी जल्दबाजी नहीं रहती कभी। अच्छा जब तक वो देख ले आप लोग भी कुछ देख लो, नहीं आप देखो देख ले, हाँ बोलो। जेड की जगह 4/x x रख दिया, 4/z2 रख 4/z2 रख दिया, तो फिर ये जो z1 में है तो लगा मतलब कौन से फॉर्मूले को लगा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, मतलब मैं यूं करना चाह रहा जैसे ये इक्वेशन है, हाँ शुरू से बोल रहे हैं ठीक है ना, अब ऐसा नहीं कि शुरू बोल के चुप हो जाना। इधर z की जगह 4/z2 रख दिया, z की जगह 4/z2 रख दिया, तो भी आंसर सेम आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये इक्वेशन बन जाए। हाँ तो फिर जो लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू आएगी किसकी, जेड की निकाल रहा है क्या, अच्छा मोड जेड, अच्छा मॉड z, हाँ तो फिर उनका प्रोडक्ट 4 होगा। लीस्ट और ग्रेटेस्ट की जो वैल्यूज आएंगी, मतलब हाँ प्रोडक्ट 4 तो आएगा, वो तो अपन ठीक है यहाँ से तो बोल ही सकते हैं, यहाँ से भी बोल ही सकते हैं, सही कह रहा, हाँ बोल फिर आगे बोला, दूसरा निकाल लिया तो कैसे नहीं ठीक है शायद सही है, लेकिन वही है कि अगर मतलब कोई और भी z हो जिससे ट्रांसफॉर्मेशन से सेम आ रहा होगा तो फिर उसमें अपन नहीं कंफर्म कह सकते, क्योंकि मान लो कि कोई एक z इक्वल टू ओमेगा रखने पे भी सेम इक्वेशन आ रही होगी तो फिर क्या करेंगे उसका, तो फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि सिर्फ z के लिए सेम आ रहा है और 4/z के लिए सेम आ रहा है, तीसरा अगर किसी के लिए आ जाए तो उसको भी तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, ये सपोज कर लो z इक्वल टू फलाना फलाना के लिए भी आ जाए, अच्छा तो उसका कैसे करेंगे, मतलब अभी पता नहीं है ना, अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर z और 4/z के कोरस्पॉन्डिंग सेम आ रहा है तो मेरे ख्याल से शायद ये बोलना चाह रहा होगा कि इसका मैक्सिमम उसका मिनिमम होगा, इसका मिनिमम उसका मैक्सिमम होगा, यही कहना चाह रहा होगा शायद कुल मिला के। तो
तो ठीक है, 2 के लिए तो सही है, लेकिन अगर 2 से अलावा हो जाएगा तो अपन कैसे बोलेंगे फिर उसके लिए फिर लिखोगे। चल तो जाएगा वैसे, क्योंकि 2 के उसमें एक काम तो कर ही सकते हैं। नहीं कर सकते हैं वैसे तो, मुझे लग रहा है कर सकते हैं, क्योंकि अपन को लग रहा है कि z के लिए इसका जो आएगा वैल्यू जो भी है सेम, अगर 2 आ रहा है तो 4/z के लिए भी 2 ही आ रहा है, मतलब z की जगह 4/z रखेंगे, तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी द सेम इक्वेशन। समझ में आएगा? तो अब ये कह रहा है शायद कि मॉड z का जो लीस्ट ग्रेटेस्ट होगा वो 4/मॉड z का ग्रेटेस्ट लीस्ट होगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट का प्रोडक्ट होगा दैट हैज टू बी व्हाट 4। तो उसके हिसाब से कुछ ऐसा कंक्लूजन करना चाह रहा है। ठीक है, अभी प्राइमा फेसी तो ठीक ठीक लग रहा है, बाकी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स उस पर सोचने पे आ सकता है दिमाग में। तो चलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको अपन अगर आगे देखें इसी वाले पार्ट को, जैसे कि अगर मैं इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दूं, तो इक्वेशन में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो कैसे आएगा? जैसे एक तो आएगा, मुझे लग रहा है इधर तो 4z बार आ जाएगा ना, आएगा ना, और इधर मुझे लग रहा है ना कि z² -4 और z² -4 लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि z² की पावर 4 होगा, नहीं होगा? क्योंकि जब इसका एलसीएम लेके लिखोगे तो z² हो जाएगा ये, और ये क्या होगा z² का स्क्वायर, ऐसा होगा, देख लो। तो z² का होल स्क्वायर ही होगा ना, होल स्क्वायर होगा। फिर क्या आएगा -4z² -4z² और प्लस क्या होगा 16, चेक कर लो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4z²। चेक कर लो। अब मैं क्या कह रहा हूं, z² तो मुझे पता है r² है, ठीक है ना। जैसे इस टर्म को अगर मैं उधर की साइड ले जाऊं, जैसे 4z² है और प्लस 4z² है, z² है, और माइनस क्या कर दूं मैं इधर 8z², ठीक है। तो इधर देखना ये क्या बनेगा z² का होल स्क्वायर और -12z² और +16, ये आएगा। ये क्वांटिटी मुझे क्या लग रही है 4 × z - z² का होल स्क्वायर। व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज दिस? z - z² का होल स्क्वायर, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज दिस? रियल के अलावा कुछ बोल पाओ तो देख लो। नेचुरल, इमेजिनरी, नेचुरल? पॉजिटिव, क्योंकि z - z² का स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए हमेशा ये क्या दिखता है पॉजिटिव। हाँ मुझे तो पता है, बट आप लोग देख लो कभी जिंदगी, मतलब मुझे लग रहा है, मुझे तो पता है, आप लोग देख लो एक बार, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि किसी चीज का स्क्वायर है तो सब पॉजिटिव ही होगा ना, क्या इसमें तो क्या आप भी सर मजे लेते रहते हो क्लास के अंदर। है देख लो बेटा, z - z² का होल स्क्वायर मुझे लग रहा है कि आज तो नेगेटिव रख लेते हैं, संडे है ना, फ्री भी है। आप देखना यहाँ से फिर से वही इक्वेशन आपकी डेवलप हो गई। ये क्या बन गया r⁴ -12r² + 16 एंड दैट इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 0। और फिर से आपके पास अभी वही कंडीशन आ जाएगी जिसमें r की वैल्यू क्या आ जाएगी √5 - 1 से √5 + 1। चलें अगले सवाल पे चलें। चलो एक दो क्वेश्चंस लिखवा देता हूं, फिर अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे उसको। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर विच, find the set of points on the complex plane for which z² + z + 1, find the set of points on the complex plane for which z² + z + 1 is real and positive, find the set of points on the complex plane for which z² + z + 1 is real and positive, find the set of points on the complex plane for which z² + z + 1 is real and positive. And next question is, prove that
prove that the locus of the point denoting the complex number z plus 1 by z. Prove that the locus of the point denoting the complex number z plus 1 by z on the complex plane. Prove that the locus of the point denoting the complex number z plus 1 by z on the complex plane is a standard ellipse. Denoting the complex number z plus 1 by z on the complex plane is a standard ellipse where mod z equal to a. Prove that the locus of the point denoting the complex number z plus 1 by z on the complex plane is a standard ellipse where mod z equal to a. और a के बारे में लिख लेना not 0 and 1. A is not equal to 0 and 1. A is not equal to 0 and 1. अगला एक सवाल लिखिएगा. Let z1 and z2 are the roots of the equation. Let z1 and z2 are the roots of the equation a square z square. Let z1 and z2 are the roots of the equation a square z square plus abz plus c square equal to 0. Let z1 and z2 are the roots of the equation a square z square plus abz plus c square equal to 0, where abc are non-zero complex numbers. Where abc are non-zero complex numbers. Where abc are non-zero complex numbers. आगे लिखना है if b upon c is real number. If b upon c is a real number, then prove that. If b upon c is a real number, then prove that modulus z1 equal to modulus z2, or if b upon c is a real number, then prove that modulus z1 equal to modulus z2, or z1 upon z2 belongs to R, or z1 upon z2 belongs to R. ठीक है. लास्ट पार्ट रिपीट कीजिए. R मतलब रियल नंबर. तो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिएगा खुद से. वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या कि वो उस पॉइंट का क्या हो, पोजीशन वेक्टर. तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब उसी के बारे में फिर से एक बार बात कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z ऑन दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन. नहीं, हम लोग बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है और इसको पॉइंट p बोल रहे हैं और ये अपना ओरिजिन o है. तो सिंस हमने वेक्टर एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी देख लिया कि वो वेक्टरल एडिशन जैसा ही है, राइट. और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि z, तो z इज बिहेविंग ओपी वेक्टर, नहीं p का पोजीशन वेक्टर. समझ में आ रहा है क्या? तो मान लो कि z ऐसे ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि आप देखो मॉड z की अगर कोई बात करता है दोस्त, तो मॉड z इज सेम एज मॉडुलस ऑफ ओपी. ओपी के डायरेक्शन की अगर कोई बात करता है तो हम लोग इसके लिए आर्गुमेंट वाला बात बोल ही सकते हैं. सही है क्या? तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक क्लियर है ये बात. अब लिखने वाली बात है, तो एक लाइन लिखिएगा. एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गुमेंट प्लेन, every complex number in the argument plane, every complex number in the argument plane can be treated every complex number in the argument plane can be treated as the position vector of that point. Every complex number in the argument plane can be treated as the position vector of that point, as position vector of that point, that is OP vector is equal to Z. ठीक है. अभी जैसे कोई बोलता है कि
कोई दो पॉइंट से P एंड Q, P इज डिनोटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Q इज डिनोटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, एंड सपोज कर लो कि कोई PQ वेक्टर लिखना चाहता है, तो जस्ट लाइक जो हम लोग ने सीखा है वैसे ही अगर PQ वेक्टर लिखना चाहता है तो कैसे बताएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, लास्ट माइनस क्या होता है फर्स्ट। तो अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q देखोगे तो दैट इज Z2 और पोजीशन वेक्टर ऑफ P देखोगे दैट इज Z1। अब फिर से आप PQ का मॉडुलस सोचो, नहीं PQ का मॉडुलस सोचो क्या होगा, Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस। और अगर कभी आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 लिखने के लिए आ जाए तो हमको समझ में आ गया क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 आ गया तो इसको पीछे की तरफ जो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और ये जो एंगल बनेगा दिस इज गोइंग टू बी द आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। क्योंकि यहाँ पे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत बार बच्चों को लगता है कि अरे सर एक ही तो है, कैसी बातें कर रहे हो आप, एक जीरो भी है, नहीं कदर करो। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे भी आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस जीरो है और यही एंगल हम लोग बोले ये जो भी वेक्टर है, हम दूसरी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि यही एंगल होगा। देखना जैसे Z2 माइनस Z1 विल बी सम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर मैंने रैंडमली कहीं बोल दिया कि Z2 माइनस Z1 इज दिस पॉइंट, कैन दिस बी ट्रू कि ये पॉइंट Z2 माइनस Z1 हो, क्यों? वो Z2 माइनस Z1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो उसके पैरेलल होता है। वेरी गुड। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी तो Z2 माइनस Z1 वेक्टर ही हुआ ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये है Z2 माइनस Z1 वेक्टर, अब कोई बोले ये है Z2 माइनस Z1 वेक्टर, तो कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 माइनस Z1 होगा, मतलब मैं एग्जैक्ट तो नहीं प्लॉट कर सकता हूं लेकिन ये प्रॉपर्टी उसकी मेरे को समझ में आती है कि जहां भी Z2 माइनस Z1 होगा, जब मैं इससे इसको मैच कराऊंगा तो ये इसके पैरेलल दिखना चाहिए मुझे, नहीं ये जो वेक्टर है ये भी Z2 माइनस Z1 है और मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट अगर Z2 माइनस Z1 ये जीरो है तो ये वेक्टर भी तो वही हुआ ना Z2 माइनस Z1। और अगर मैंने यहां प्लॉट किया था तो ये चीज नहीं दिख रही थी मुझे, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये दोनों पैरेलल नहीं दिख रहे थे मुझे, तो दैट्स व्हाई आई डिसएग्रीड विद द फैक्ट कि यहाँ पे Z2 माइनस Z1 होगा। अब कोई बोले सर यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जो चीज मैं समझाना चाहता हूं उससे मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब कोई बोले आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 दिस एंगल, और वो एंगल तो इसके बराबर ही होगा ना, पैरेलल लाइन है तो। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत सिंपलिसिटी से ये सब चीजें सीखी जा सकती है, मतलब इतना कठिन नहीं है। बहुत बार बच्चे इस तरह की चीजें देखते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, अंदर से लगता है कि यार चलते हैं वॉशरूम चल के आते हैं दो तीन बार होके आ जाते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ये बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना क्या है, आसान है, देख लो एक बार। हो गया, देख लो एक बार, फिर भी कुछ लगता हो तो बताओ। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझ गए हैं, एडिशन दोबारा बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वी हैव टेकन दैट थिंग। नेक्स्ट हम लोग बोले कि मान लो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर आइटा थीटा, तो व्हाट इज द इफेक्ट? नहीं, जब अपन देखते हैं ना कि कोई सब्सटेंस है उसको पे अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या इफेक्ट आया, या टेम्परेचर प्रेशर कुछ, तो वैसा ही कुछ, ठीक है ना। तो इंग्लिश में लिख लेना सब लोग, रोटेशन रोटेशन रोटेशन। आसान है, आसान। कुछ बच्चे घबरा गए, दहशत दहशत वाले केसेस में आ गए, एकदम नहीं डरना है, आसान है। तुम्हें क्या हो गया बेटा? अच्छा, इसमें घबराता ही नहीं है। जैसे अगर हम लोग में से सपोज कर लो कि अपन ने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को पकड़ा, ऐसे R1 इंटू ई की पावर आइटा अल्फा, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, क्या था? R1 इंटू ई की पावर आइटा अल्फा। और किसी ने बोला कि सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हमने ई की पावर आइटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये घूम गया। अब देखना कैसे, जैसे कि अगर हम लोगों ने मान लो कि इस Z1 को मल्टीप्लाई किया ई की पावर आइटा थीटा से, तो डेफिनेट सी बात है कि यू विल गेट समथिंग न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट इट बी व्हाट, Z2। और अगर इसकी बात करें तो ये देखो R1 इंटू ई की पावर आइटा अल्फा प्लस थीटा हो गया। क्या Z2 और Z1 के मॉडुलस में कोई बर्ताव है? सेम, एकदम डाउन टू अर्थ है, कोई बर्ताव नहीं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई भी हो गया, कुछ हो गया, मतलब ही नहीं, बाढ़ में जाओ। लेकिन आर्गुमेंट में फर्क पड़ गया, नहीं अगर थीटा पॉजिटिव है, ठीक है ना, थीटा कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो अल्फा प्लस थीटा होगा। एक्चुअली बहुत सारे लोग सर प्लस ही तो है, नहीं थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, और नहीं तो फिर क्या होगा, माइनस थीटा। जैसे मैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करता हूं, पहले तो ये है मान लो Z1, टिका दिया इसको, और ये हो गया इसका R1
और ये क्या हो गया दोस्त, अल्फा। अभी जो Z2 आएगा वो ध्यान सुनना, ओरिजिन और Z1 को कुछ मान के अगर आप इसको रोटेट करोगे, नहीं, और मान लो पूरा रोटेट कर दिया तो सर्कल बन जाएगा वैसे तो, बट हम लोग कह रहे हैं कि जो ओरिजिन सॉरी Z2 आएगा वो भी उसी सर्कल का कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है, उसका भी मॉडुलस R1 ही है। और हम यहाँ पे कैसे फील कर सकते हैं, अगर थीटा पॉजिटिव है तो नए वाले का आर्गुमेंट अल्फा प्लस थीटा होने वाला है, मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, और अगर थीटा नेगेटिव है तो इसको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। यानी हम लोगों ने जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, नया वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ठीक है ना, कौन सा नया वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z2, उसका भी मॉडुलस R1 ही होगा। और आर्गुमेंट की बात करें तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज में कब, जब थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये ऐसा फील दे रहा है क्या कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये वाला वेक्टर, कौन सा वाला वेक्टर, बोलो जल्दी, ये वाला वेक्टर, कौन सा वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, समझ में आएगा, कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर, समझ में आएगा, ये रोटेट हो गया है और ये नया पोजीशन आ गया, समझ में आएगा। अगर थीटा कैसा है, पॉजिटिव, तो द रोटेशन ऑफ द वेक्टर, द रोटेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर is in the anti-clockwise direction about origin. But if theta is negative, the same position vector will be rotated in the clockwise direction about origin. समझ में आएगा। और मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी बात ये कही जा रही है, तो लिखना, if you multiply any complex number, if you multiply any complex number by e की power iota theta, if you multiply any complex number by e की power iota theta, then the position vector of the complex number, if we multiply any complex number by e की power iota theta, then position vector of that complex number, then position vector of that complex number is rotated, then the position vector of that complex number is rotated क्या लिखा है, by an angle theta, then the position vector of that क्या लिखा हुआ, position vector of that complex number is rotated by an angle theta, by an angle theta about origin, by an angle theta about origin in anti-clockwise direction, about theta in anti-clockwise direction is rotated by an angle theta about origin, about origin लिखा था ना, about origin in anti-clockwise direction if theta greater than 0, in anti-clockwise direction if theta greater than 0, and in clockwise direction if theta less than 0. लिख लो, आराम से लिख लो, कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो, ऑनलाइन में समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, यस सर। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है, ये इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि सब पूछता तो है नहीं कि भाई ये लो कॉम्प्लेक्स नंबर और ई की पावर आइटा थीटा से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तब लूंगा आईटी में तुम्हें नहीं तो ऐसे तो करता नहीं है कि भाई लो ये ई की पावर आइटा थीटा से, बेटा हाँ वेरी गुड, अरे नहीं बेटा थीटा था तुमने फाइव लिख दिया, सिली मिस्टेक, ऐसे ऐसे तो पूछता नहीं कि ई की पावर आइटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तब बोलेगा तो फिर बताया किस लिए, तो बताया इसलिए कि ये चीज आती है लेकिन उल्टी तरीके से, समझ में आएगा। जैसे क्या होगा कि किसी सवाल में ऐसा कुछ हो रहा होगा, आप बोलोगे कैसा कुछ हो रहा होगा, चलो दिखाता हूं कि ऐसा कुछ सीन बन रहा होगा, ऐसा कि कुछ डायग्राम बन रहा होगा, ट्रायंगल बन रहा होगा, ट्रायंगल बनते रहते हैं ना सवालों में, नहीं अपना भी बनता रहता है लेकिन सवालों में भी बनते रहते हैं ट्रायंगल, डालने की ट्रायंगल व्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। ये एंगल जैसे कि मान लो थीटा है, ये Z1 है, Z2 है, तो आपको इन सब के बीच में रिश्ता चाहिए होगा, Z1 Z2 और थीटा के बीच में क्या चाहिए होगा, रिश्ता, समझ में आएगा। तो हम लोगों ने रिश्तों पे पकड़ जरा मजबूत बनानी पड़ेगी अपन को, ठीक है ना। हालांकि इसके लिए बहुत सिंपल सा काम करना है कि जो भी डायग्राम उसको सही तरीके से पहले तो प्लॉट कर लो, और फिर हम लोग बोले कि अगर इनमें रिश्ता चाहिए हमें तो सबसे पहला काम क्या करो कि मतलब बिल्कुल नहा धो के एकदम सबसे पहला काम क्या कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क कर दो,
सबसे पहला काम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क कर देंगे। अब ये नहीं सर हम घड़ी लेके नहीं करते, हमको समझ में नहीं आया कितने जाएगा, नहीं देख लेना थोड़ा सा, बिना घड़ी के प्रैक्टिस कर लेना कि एंटी क्लॉक क्लॉक किधर होता है। नहीं सर हम लोग तो डिजिटल युग में पैदा हुए हैं ना सर, हम लोग क्या पता कि क्लॉक कैसे घूमता है। देखना, तो हाल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सबसे पहले क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में ऐसे रखना है कि जहां पे एरो एंड कर रहा है, कौन सा, ये वाला मत देखने लग जाना, नहीं, कहां पे देखेंगे, ये जहां मार्क किया है, ठीक है ना, जहां एरो एंड कर रहा है उसको बोल दो फाइनल वेक्टर, उसको लिखना है इधर। किधर लिखना है, इधर। जहां फाइनल एरो एंड कर रहा है उसको किधर लिखना है, इधर। और इक्वल टू जहां से वो एरो स्टार्ट हुआ था मार्क करना, समझ में आएगा, उसको हम लोग लिखेंगे किधर, उधर। किधर लिखेंगे, उधर। समझ में आएगा। और इनटू ई की पावर आयटा अमाउंट ऑफ रोटेशन, नहीं तो आप देख लो सेम चीज लिखी हुई है, Z2 इक्वल टू Z1 इंटू ई की बार आयटा थीटा। कोई बोलता नहीं सर Z1 इधर Z2 इधर, तो हमारे पास भी इधर Z1 इधर Z2 हो जाता, कोई दिक्कत थोड़ी। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मार्क करने का जो भी मतलब जो भी एक्चुअल डायग्राम है वो बनाने के बाद आप इस तरीके से कर सकते हो, यानी कि इसमें रिलेशन लिखना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। तो यही हम लोग बोले हैं क्या कि रोटेशन का फंडा है, ठीक है ना। अब बहुत बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जो रोटेशन हो रहा हो ये ओरिजिन पे ही हो रहा हो, इट कैन बी विद एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम लोग, आंख बंद कर लो सब बच्चों, दिख रहा है कुछ, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से इसको मैंने Z3 बोल दिया, ठीक है, और ये एंगल क्या है, थीटा, क्या है, थीटा, और ये मॉडुलस इक्वल, नहीं, अब Z1 Z2 Z3 और थीटा के बीच में रिश्ता चाहिए, ठीक है ना, किसमें रिश्ता चाहिए, Z1 Z2 Z3 एंड थीटा में, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, ना धो के सबसे पहला काम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क कर देंगे, और फिर से हम लोग बोले जहां वो एरो एंड कर रहा है उसका वेक्टर लिखना पड़ेगा, किधर, इधर। तो हम लोग किधर कितना आएगा, Z2 माइनस Z3, और जहां से स्टार्ट हुआ था एरो उसको किधर लिखना है, उधर। तो वो क्या होगा, Z1 माइनस Z3। कुछ बच्चे बहुत टेक्निकल हो जाते हैं कि सर इधर Z2 माइनस Z3, सर थोड़ा देर के लिए इसको Z3 माइनस Z1 लिख लूं क्या, आराम से रहे भाई। हालांकि कि अगर उधर लिखना चाहते हो तो इधर भी कर लो, फिर लिख लो, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई ई की बार आयटा अमाउंट ऑफ रोटेशन, जैसे थीटा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये एंगल अल्फा हो जाए तुम थीटा थीटा ही करते रहे, देख लेना कि अगर वहां अल्फा होता अल्फा, डेल्टा होता डेल्टा, नहीं, अल्फा बीटा छाला, बचपन जवानी सब गया, पता नहीं क्या हो रहा है, देख लेना। अल्फा बीटा तो बॉलीवुड में प्रचलित हो गया, अब तुम लोग भी देख के कम डरते होगे मेरे ख्याल से। गाने वाने में तो हमेशा ही अल्फा बीटा ही रहता है आजकल, नहीं सुनते ही नहीं गाना, बस मोटिवेशनल। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर हमारा सिलेक्शन तो रुकवा दिया आपने, बार 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 आप इक्वल मॉडुलस बतला रहे हैं, अनइक्वल का बतलाइए, वहीं पर सब खेल छिपा हुआ है। जरूरी नहीं कि वो आएगा, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं, समझ में आएगा। अभी कोई बोले कि सर इक्वल मॉडुलस नहीं है, अनइक्वल है, चलो कोई बात। जैसे मान लो कि ऐसा है कुछ, अनइक्वल दिखा या इसको और आगे ले जाऊं, और आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, जिसको नहीं दिख रहा इधर आ जाओ, पास आके देखो ज्यादा जल्दी दिखेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कि ये मॉडुलस क्या है, अनइक्वल, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ना इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को रोटेट कर रहे हैं हर जगह, ठीक है ना। यहां जब हम रोटेट करेंगे तो इक्वल मैग्नीट्यूड का तो वेक्टर नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, स्ट्रैटेजी बताओ, स्ट्रैटेजी सेशन बताओ। यस सर मोड Z2 माइनस मोड Z1, हाँ, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ यूनिट वेक्टर के हिसाब से काम कर लेंगे, समझ में आएगा, किससे काम कर लेंगे, यूनिट वेक्टर के हिसाब से। तो हम लोग बोले कि यूनिट वेक्टर के हिसाब से इसके पास एक यूनिट वेक्टर है, सोचो यहाँ पे छिपा हुआ, और उसको रोटेट कर दिया तो वो भी यूनिट वेक्टर ही है, तो यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, क्या आसान है, नहीं। तो हम लोग सबसे पहले ना धो के क्या काम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर देंगे, ठीक है ना। और हम लोग ने जहां एरो एंड हो रहा है उसको किधर लिखना है, इधर। तो इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Z2 माइनस Z3, इतना ही लिख के छोड़ देंगे, यूनिट वेक्टर बनाए,
कैसे बनाए जिंदगी में यूनिट वेक्टर? स्टडी सेशन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3, समझ में आएगा? इक्वल टू क्या लिखें जल्दी बताओ? अब अल्लाह ने जहां से वो स्टार्ट हुआ था, राइट, तो हम लोग उसको किधर लिखेंगे? उधर। तो ये क्या आएगा? Z1 माइनस Z3, नीचे बोलो, अपॉन Z1 माइनस Z3 का मॉड इनटू e की पावर, ठीक है ना? तो ये हो गया जनरल रिजल्ट। अब अगर आप आगे बढ़ोगे जिंदगी में इतना, अब वापस से सबको देखोगे तो सब लगेगा कि पर्टिकुलर केसेस ही चल रहे थे जिंदगी में अभी तक। जैसे वो वाला केस कब आया? जब दोनों के लेंथ क्या हुए? इक्वल। दोनों के लेंथ इक्वल हुए तो ये कट गया, हाँ इधर उधर मत देखो, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो गया, तो वो वाला रिजल्ट आ गया। कोई बोले कि सर उधर से इधर, तो उधर से इधर हम लोग बोले कि Z3 ओरिजिन बन जाए, ओरिजिन शिफ्ट कर दें, तो यहाँ Z3 को 0 करोगे तो यही बगल वाला जाएगा, समझ में आएगा? तो ये सब मेरे ख्याल से आसान, वन वर्ड ओनली, 2 हो गया, सॉरी, आसान है भी तो। हाँ लिख लो, घबराना नहीं है। क्या सर संडे को फुकचा उकचा खिलाते सब, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ मतलब खोमचा नहीं लगाना पड़े इसी का इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है ना, चिंता मत करना। लिखें आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखते हैं अभी। नींद आ रहा है? जाना है तो बोलो छोड़ देंगे क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग तो क्या मतलब कुछ काम है नहीं जीवन में आगे पढ़ाना ही है बस, और क्या है, इसीलिए आ जाते हैं, और कोई बात नहीं। तुम लोग लगता है कि सर का नहीं ऐसा नेचर है कि मिलना जुलना चाहते हैं दूर दूर तक नहीं भाई तुम ऐसे मतलब गलत फहमी के शिकार मत हो ना, मतलब क्लियर करता रहता हूँ मैं, इसलिए टाइम टू टाइम। ऐसा कुछ काम नहीं तुम लोग सब आ जाओ। अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं अकेला बोर हो रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन लिखिएगा पहला, और इसी बहाने मतलब सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, मतलब समझ लो, ठीक है, आसान है एकदम। इफ Z1 Z2 Z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, if Z1 Z2 Z3 are the vertices of an isosceles triangle, if Z1 Z2 Z3 are the vertices of an isosceles triangle right angle at Z2, if Z1 Z2 Z3 are the vertices of an isosceles triangle right angle at Z2, then please try to prove that Z1 square plus 2Z2 square plus Z3 square equal to twice of Z2 into Z1 plus Z3। अब ये सब जो रिजल्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, कोऑर्डिनेट अलग है, तो ये सब जो रिजल्ट्स हैं, अगर कभी हमको कोऑर्डिनेट में भी कुछ ऐसी चीज दिख रही है तो हम कोऑर्डिनेट को तुरंत से कॉम्प्लेक्स में पलट के तुरंत से काम कर ले। बहुत बार क्या होता है कि जैसे 90 डिग्री को रोटेट करा, मतलब किसी चीज को हम 90 डिग्री रोटेट करा रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज फील हो रही होती है, समझ में आएगा, मतलब डायग्राम में ऐसा कुछ बना होता है। अब बच्चे देख देख के परेशान हो रहे होते हैं कि यार ये कैसे होगा, वो इक्वेशन निकालने के लिए उससे इंटरसेक्शन लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अपन सीधे कहीं भी रोटेशन लग रहा हो तो खटाक से हम लोग बोल रहे हैं कि बस हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, और जैसे अगर मान लो कि 90 डिग्री से रोटेट किया तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें उसी को, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट किया, e की बार आइटा 90। अब ये है क्या? ये एक्चुअली आइटा, ये एक्चुअली क्या है? आइटा। अब बोलोगे सर कैसे? cos 90 प्लस आइटा sin 90, cos 90 बचपन से बड़ा हुआ 0, sin 90 बचपन में नहीं पड़ा 1, तो सीधा क्या आ जाएगा? आइटा। मतलब उसको सीधा आइटा से मल्टीप्लाई करो, अपना काम हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी बहुत सारे सवाल जो हैं, अपन अगर इसमें ये सब चीजें अप्लाई करना चालू कर दे, या वेक्टर्स वगैरह में भी आपको लगते हैं, तो आप जुडिशियसली 2D वाली चीजें में तो ये काम ले ही सकते हो। बाकी देख लेना। जैंगो और चालू हो गया लग रहा है, कहीं कर दिया। इतना आसान था क्या पढ़ाने के बाद? इतना आसान हो ही जाना चाहिए। कर ले डिस्कस, सबका हो गया। आप देखो Z1 Z3 को इंटरचेंज कर दोगे, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या है इसमें सोचने लग जाते हैं कि अच्छा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है Z2 पे, तो Z1 सर इधर ले, Z3 इधर ले, इसी डिसीजन में 500 साल लगा जाता है। अरे भाई तू कहीं भी ले ले, इससे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Z1 Z3 इंटरचेंज करके देख लो, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब कोई बोले सर Z3 में इधर ले लेता हूँ, Z1 इधर ले लो, बिल्कुल बेशक से लिख लो,
कोई दिक्कत नहीं। ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लो। कोई बोले सर हमें कैसे पता चला कि उधर है उधर? अरे तू जहां भी लिखना है लिख ले भाई, एंटी क्लॉकवाइज कोई मार्क कर दे बस, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बोले ये दोनों तो बराबर ही है ना, क्लेश है मतलब आइसोसेलेस है, नहीं तो यानी यही रोटेट हुआ होगा, तो हम इसको रोटेशन की नजर से देखें। आपको ये मत बोल देना सर इस निगाह से हमने नहीं देखा, देखो बेटा नहीं। तो हम लोगों ने क्या कि अब फाइनल वेक्टर क्या लिखेंगे इधर, कितना Z1 माइनस Z2, और हम लोग इनिशियल वेक्टर क्या लिखेंगे उधर, तो Z3 माइनस Z2। ई की बार आयटा 90 लिखे या आयटा लिख दे बस, आयटा चलेगा, आसान है। अब हम लोग आयटा को खाना है नहीं, तो दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आयटा स्क्वायर अपना नहीं -1 दे देगा ही, तो अब सीधा सीधा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, और उधर माइनस होने के कारण माइनस Z3 स्क्वायर प्लस Z1 सॉरी माइनस Z1 स्क्वायर और प्लस 2 Z3 Z1। आगे समझ में आ गया कि हो जाएगा, आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मैसेज तो बंद नहीं हो जाएगा या बंद ही रहता है? आज तो संडे हुई हूँ, आज तो स्पेशल खाना होता है क्या? सब बढ़िया, ये हुई ना बात। लिख लें अगला सवाल। If Z1, Z2, Z3, if Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, if Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then prove that. If Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square. If Z1, Z2, Z3, if Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square. If Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equals Z1, Z2 plus Z2, Z3 plus Z3, Z1. आगे भी है. And if Z0 is its circumcenter, and if Z0 is its circumcenter, and if Z0 is its circumcenter, then prove that. And if Z0 is its circumcenter, then prove that 3Z0 square. And if Z0 is its circumcenter, then prove that 3Z0 square equal to Z1 square plus Z2 square plus Z3 square. ठीक है, ये दोनों रिजल्ट याद भी रखने, हाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको याद भी रखने, ठीक है ना। तो नहीं तो आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन और हैं, एक ये हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे 4। हमारी क्लास होने वाली है परसों को, नहीं परसों को मतलब ट्यूसडे को। शीट में थोड़ा सा तो दे ही देते हैं, लॉ में कर लूंगा, इतना मेहनत करते हैं आगे लेंगे, इतना रेस्पेक्ट मत दिया यार, फिर टीचर की आदत खराब हो जाती है, हर चीज एक्सपेक्ट करने लग जाता है बच्चों से, नहीं खराब है नहीं तो। इतने 2 सालों में किसी तरीके से ये सब आदत छूटी है मेरी कि यार नहीं इसको तो ऐसे खोल के ही देना चाहिए, उसी पेज पे देना चाहिए, इतनी मुश्किल छूटी यार, मत लगाओ ये सब बात।